तो बच्चों हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि केमिकल रिएक्शंस के फार्मूले के बारे में, रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम चैप्टर शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों केमिकल चेंजेस की बात करते हैं हम कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। बच्चों देखो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, और हम उन्हें अगर गौर से ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि हाँ, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है हमारे आसपास। जैसे दूध अगर दही में बदल जाए, दूध से हम लोग दही जमाते ना, तो ये एक केमिकल चेंज है बच्चों। अगर मिल्क का कर्ड में बदलना, ये केमिकल चेंज होता, कॉमन है, हर घर में होता होगा शायद। तो मिल्क का कर्ड में बदलना, है ना, तो ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज वो होते हैं बच्चों जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जनरली केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होते हैं। यानी अगर हम ये चाहें कि दही को दूध में बदल दें तो ऐसा नहीं होता बच्चों। इसके अलावा अगर आप देखो घर में आप चीज़ें जलाते हो तो बर्निंग ऑफ कोल, अगर हमने घर में कोयला जलाया, वैसे घर में एलपीजी वगैरह जलती है, तो वो भी जितने बर्निंग होती हैं वो भी केमिकल चेंज होता है बच्चों। ठीक है ना, आसपास, यानी मैं बता रहा हूँ अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में जहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है बच्चों। अब अगर आपने देखा गर्मियों के दिनों में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो खाना खराब हो जाता है बच्चों, है ना, खाने में बदबू आने लगती है बच्चों। अगर हम खाने को 1-2 दिन रखा रहने दें तो वो खाने से बदबू आने लगती है, सब्जियों में ज़्यादातर होता है। उसे कहते हैं रेंसिडिटी, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ये भी एक केमिकल चेंज है, इसमें भी नई चीज़ें बनती हैं बच्चों, है ना। अब वो रिवर्स तो हो नहीं सकती। अगर एक बार सब्जी खराब हो गई तो क्या हम उसे दोबारा सही कर सकते हैं? मुझे तो नहीं मालूम कि ऐसा कोई तरीका होगा, शायद नहीं है ऐसा तरीका। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे पेट में खाना जो है, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना हजम हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ये भी एक केमिकल चेंज है। इसमें भी नई नई चीज़ें बनती हैं बच्चों। तो केमिकल चेंज किसे कहते हैं? केमिकल चेंज आर दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंजेस उन्हें कहते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है बच्चों। तो ये हो गया। तो थोड़ा बहुत 9th में भी पढ़ा होगा। तो ये केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें नया सब्सटेंसेस बनते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं बच्चों। ठीक है ना। अब बात आती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बच्चों, बात आती है। तो देखो ये रिएक्टेंट कहलाता है ये, ठीक है ना, और ये जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं उनको। ये एरो का साइन होता है बच्चों, एरो के इस तरफ रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, और एरो के इस साइड प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं बच्चों। ये केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका है बच्चों। तो एरो के इस तरफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों? प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं बच्चों। तो रिएक्टेंट क्या हो गए? तो रिएक्टेंट्स वो हो गए बच्चों दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हम देखें तो मिल्क हमारा रिएक्टेंट हो गया और कर्ड हमारा प्रोडक्ट हो गया बच्चों। अभी हम देखेंगे मैग्नीशियम का एक रिबन होता है बच्चों। केमिस्ट्री में जब आप लैब में जाओगे तो आपके स्कूल में जो केमिस्ट्री का टीचर होगा, साइंस का टीचर होगा, तो वो एक एक्सपेरिमेंट कराता है। मैग्नीशियम को वो होता है, एक स्ट्रिप होती है, उसे जला के दिखाता है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, तो वो भी उसमें भी अगर हम लिखें यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए बच्चों और ये है प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है ना। अब आता है बच्चों प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अगर कभी पूछ ही लिया कि मैं एमसीक्यू में आ जाए प्रोडक्ट किसे कहते हैं बच्चों,
तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं बच्चों। यानी प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों? द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं बच्चों। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें हम LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में। और प्रोडक्ट हमेशा RHS साइड में लिखे जाते हैं बच्चों। ये हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की। ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। एक केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बच्चों। ज़्यादातर स्कूलों में होता होगा कि बच्चों को मैग्नीशियम का रिबन को जला के दिखाया जाता है बच्चों। अब उसके बारे में क्या है ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। अगर मान लीजिए हमने कार्बन को जलाया तो भी ऑक्सीजन चाहिए। तो मैग्नीशियम को जब हम जला रहे हैं तो यहाँ पर हमने Mg+O2 लिखा है। O2 इसलिए क्योंकि जलाने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तुमने एक एक्सपेरिमेंट बचपन में सुना होगा कि अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं और उसके ऊपर गिलास उल्टा करके रख दें तो मोमबत्ती बंद हो जाती है बच्चों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो हर चीज़ को जलने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जितनी भी बर्निंग की रिएक्शंस आती हैं बच्चों वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं और उसमें +O2 लिखा जाता है बच्चों। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं बच्चों, जलाने के बाद एक वाइट डेजलिंग मतलब एक बहुत तेज सफ़ेद रोशनी निकलती है बच्चों। जैसे आपने दिवाली पे फुलझड़ी जलाई होगी ना, तो उसमें एक सफ़ेद सी रोशनी निकलती है बच्चों, उसी तरह से ये निकलती है बच्चों। अब होता क्या है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का जब रिबन जलाओगे तो रिबन जलाने के बाद जो राख बचेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से, रेगमाल होता है ना सैंड पेपर, आपने देखा उसमें दाने दाने से होते हैं, उससे हम क्यों रब करते हैं, उसे हम क्यों रगड़ते हैं उससे हम। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि आपके घर में बर्तन होते हैं, आपके बर्तनों को रोज़ मांजा जाता है बच्चों, ठीक है ना। क्यों मांजा जाता है बच्चों? क्योंकि उनके ऊपर जो लेयर जम जाती है उसे हटाने के लिए। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स एक तरह से रिएक्टिव होते हैं। अगर हम लोहे को छत पर छोड़ दें बच्चों, क्या होगा फिर? तो लोहे के ऊपर आप देखोगे 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है बच्चों, जिसे हम जंग कहते हैं या रस्टिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम को खुला छोड़ दें बच्चों, लैब में रखा है 10-15 दिन महीने भर से, तो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर, सपोज करो ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम का रिबन है बच्चों, मान लेते हैं हम इसे। तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है, जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है, सपोज करो बच्चों ये मैग्नीशियम है और इसके ऊपर वाली ये वाली सरफेस ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये वाली सरफेस, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उन सबसे ये रिएक्शन कर लेगी बच्चों। और रिएक्शन करने के बाद ये वाली जो लेयर है वो एक कंपाउंड में बदल जाती है बच्चों। तो ये सपोज करो इसके ऊपर एक नई लेयर बन गई बच्चों। अब ये लेयर कहलाती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है बच्चों ये। तो आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम की जो बाहर वाली लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर की एजेंट से, एटमॉस्फेयर की गैसेस से बच्चों रिएक्शन कर लेती है और ये बाहर वाली लेयर जो है वो बदल जाती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट में, ये बाहर वाली लेयर, ठीक है बच्चों। तो ये आउटर, ये तो मैग्नीशियम है बच्चों, और मैग्नीशियम की जो बाहर वाली लेयर है ये वाली जो लेयर है ये बदल गई हमारी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट में, ठीक है ना। कुछ लोग इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर भी कहते हैं, आप कह सकते हो, लेकिन बेसिकली ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ही होता है बच्चों, है ना। अब ये जब तुम्हारा मैग्नीशियम को चारों तरफ से घेरे हुए ये, तो ये नहीं जलता, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं जलता बच्चों, ठीक है ना। तो इससे हम रेगमाल से इसलिए रगड़ते हैं ताकि ये वाली जो लेयर है वो हटाने के लिए। तो तुमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम उसे रेगमाल से या सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं बच्चों। तो देखो आप, तो यहाँ पर होता क्या है, तो देखो आप
कि मैग्नीशियम को हम सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि व्हेन मैग्नीशियम इज एक्सपोज्ड इन एयर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब हम मैग्नीशियम को हवा में खुला छोड़ देंगे बच्चों, तो इट्स आउटर मोस्ट लेयर, यानी जो बाहर वाला पार्ट होता है मैग्नीशियम का, वो ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से रिएक्शन कर लेता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बच्चों, और बनाता है ए लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देता है चारों तरफ, यानी अगर ये है तो उसके चारों तरफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन गई बच्चों। अब इसे अगर हम जलाएं इसको हम, तो ये नहीं जलेगी बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेयर को हटाने के लिए से हम सैंड पेपर से पहले रब करेंगे। जैसे बर्तनों को झामा से मांजते नहीं मांजते बच्चों, तो उनमें चमक आ जाती है, ऐसे ही इसमें भी हम करेंगे बच्चों। तो ये लेयर हटाना ज़रूरी है। इस लेयर को हटाने के लिए हम इसे सैंड पेपर से रब करते हैं बच्चों, उसके बाद हम इसे जलाते हैं। जब हम जलाते हैं तो वाइट डेजलिंग साउंड मतलब वाइट डेजलिंग स्पार्क निकलती, चमक निकलती, सफ़ेद रंग की रोशनी होती बच्चों तेज़ी से, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट है एक जो लैब में होता है बच्चों। अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक तो ये रिएक्शन है, याद रखना जितने भी मैं अभी रिएक्शन लिख रहा हूँ वो सब अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। बैलेंसिंग में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा याद करता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको बैलेंस करके लिखेंगे हम, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे। तो बच्चा जब याद करता है रिएक्शंस को ना, तो वो इन 2 को, इनको भी याद करने लगता है। फिर वो रिएक्शन उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वो रिएक्शन को कैसे याद करेगा, 2mg + O2 गिव्स 2mgO। अरे ये नहीं है, बाद में बैलेंसिंग बाद में होती है। पहले हमेशा स्केलेटन इक्वेशन लिखी जाती है, उसके बाद जो बैलेंस करा जाता है। मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में बताया था ना कि इनको ऐसे बैलेंस करते हैं, तो पहले स्केलेटन ही लिखना। मैं भी सारी रिएक्शन जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें हम आपको स्केलेटन ही रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आप स्केलेटन से शुरुआत करना है ना। अब ये तो हमारा मैग्नीशियम, तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है जो मैंने आपको बताया। देखो बच्चों, अब मैग्नीशियम के बाद आते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं या जो हम केमिस्ट्री की लैब में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों। तो देखो, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो या तो उसमें गैस का एवोल्यूशन होगा, यानी बच्चों अगर किसी भी रिएक्शन में गैस निकल रही है तो आप समझ लो वो एक केमिकल चेंज है। जैसे आपने पानी में कभी इनो डाला हो तो आप देखते हो कि उसमें बहुत तेज़ी से बुलबुले उठते हैं बच्चों। तो इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं इसको हम? एवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में अगर आप नमक डालो तो भी बच्चों बहुत तेज़ी से गैस बाहर आती है बच्चों। तो ये भी कहलाता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। यानी जब आप केमिस्ट्री में केमिकल चेंज होंगे तो कुछ केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है। जैसे केमिस्ट्री की लैब में हम करते हैं कि बच्चों जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें जब हम जिंक डालते हैं, यानी बच्चों अगर केमिस्ट्री की लैब में एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक हम बीकर लेते हैं या हम इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम नीचे जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, ऊपर से हम एसिड डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। दिस इज द केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज में हाइड्रोजन मतलब गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो वो हमारा हो गया। तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा बच्चों ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में तुम्हें बताएंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कुछ केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जिसमें है गैस इवॉल्व होती है बच्चों। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? तो इसका ये समझने के लिए पहले आपको सॉल्यूशन समझना चाहिए। क्या होता है सॉल्यूशन? जैसे आप पानी लो, पानी में नमक डालो, तो आप देखते हो नमक पानी में घुल जाता है बच्चों, है ना। क्या आप नमक क्या पानी में घुलने के बाद दिखाई देता है क्या नमक? आप कहोगे सर नहीं। पानी में चीनी डालो तो चीनी घुल जाती है, फिर वो चीनी दिखाई नहीं देती बच्चों। उसी को कहते हैं हम सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशन मिलके, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, जब ये दो सॉल्यूशन को हम मिलाएं और एक हमें मिले इनसॉल्यूबल, क्या मिले हमें? एक इनसॉल्यूबल सॉलिड मिले, तो बच्चों
हम उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। तो ठीक है ना, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता है बच्चों, और दो सॉल्यूशन मिलके एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनाते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब आप वो जब कैसे दिखेगा बच्चों, जब दो सॉल्यूशन हैं वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब तुम समझते हो, पानी की तरह तुम्हें वो दिखाई देंगे। जब उन दोनों को आपस में मिलाया आपने, कुछ होते हैं वो, तो उन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको या तो एक वाइट पाउडर सा दिखेगा, अंदर सफ़ेद सफ़ेद चूना जैसा दिखेगा उसमें, या एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों, लेड आयोडाइड का होता है वो। ठीक है ना। तो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, यानी दोनों सॉल्यूशन मिलके एक सॉलिड बना देते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक। अब चेंज इन कलर हो गया बच्चों। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है बच्चों। जैसे आयरन की रस्टिंग में देखो आप, उसका आयरन का कलर कैसे ग्रे से ब्राउन हो जाता है बच्चों। तो ये हमारा हो गया एक चेंज इन कलर वाला हो गया। अभी एक होता है बच्चों जिसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2 उसका फार्मूला होता है, उसे गर्म करो तो वाइट हो जाता है बच्चों। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है बच्चों। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले घरों में पुताई, तो भाई ज़माना बदल गया है, पहले चूने की पुताई होती थी बच्चों, है ना। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर में चूने की पुताई हुआ करती थी बच्चों। तो एक पानी लेते थे, पानी में चूना डालते थे बच्चों। जैसे ही पानी में चूना डाला बच्चों, पानी खौलने लगता था, है ना। तो वो रिएक्शन में देखो आप, पानी ठंडा, वो चूना डाला वो भी ठंडा था बच्चों, लेकिन जब दोनों आपस में मिले तो एकदम हीट पैदा हुई, पानी खौलने लगता है बच्चों। उस बर्तन को छू के आप देखो तो बिल्कुल गर्म गर्म बर्तन लगेगा आपको। तो ये कहलाती हैं हीट चेंज इन टेम्परेचर। तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, या तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है बच्चों पहले से। ठीक है ना। अगला आता है बच्चों चेंज स्टेट, ये फिजिकल में भी आता है, जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना, पानी का गैस मतलब वेपर में बदलना। तो चेंज ऑफ स्टेट जो है वो फिजिकल में भी होता है, केमिकल में भी होता है बच्चों। स्टेट बदल जाना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाना, ये होता है, ये दोनों में ही होता है बच्चों, इसलिए इसको सबसे आखिरी में लिखा गया है बच्चों। ठीक है ना। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि जो केमिकल चेंज होते हैं, जब हमारे कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो 5 में से कोई ना कोई एक घटना होगी बच्चों। या तो गैस इवॉल्व होगी, या प्रेसिपिटेट बनेगा, या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या कलर चेंज हो जाएगा। ये 4 तो आपको याद रखने। 5वां है स्टेट। स्टेट दोनों में आता है बच्चों, फिजिकल चेंज में भी आता है और केमिकल चेंज में भी आता है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने आपको बताया था 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। तो पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने एक सेटअप बनाया है। इसमें क्या है, ये हमारा एक फ्लास्क है बच्चों, है ना। इसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पर ये थिसिल फनल है और ये डिलीवरी ट्यूब है। यहाँ पर हम एसिड भर लेंगे इसमें। ठीक है ना। एसिड हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, और या फिर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, डाइल्यूट वाला बच्चों, है ना। पतला डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो, एसिड कम हो। और यहाँ पर एक आप लगा स्टॉपर, यानी जैसे पानी की टंकी होती ना, तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जब इसे खोलेंगे तो ये एसिड जो है यहाँ पर गिरेगा, बूंद बूंद करके, 2-2 बूंद, 4-4 बूंद, जैसे आपको स्पीड करनी है। और ये भर लिया हमने यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे जिंक बिल्कुल ऐसा होता है, दानेदार होता है बच्चों, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। तो हम यहाँ से जिंक के ऊपर एसिड गिरा रहे हैं बच्चों। जब जिंक के ऊपर हम एसिड गिराएंगे बच्चों तो गैस बनेगी। अब गैस हमें दिखाई तो देगी नहीं बच्चों। वो जो गैस है, इनविजिबल गैस है, वो यहाँ से, ये जो डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से होती हुई यहाँ पे जाएगी। इसमें हमने साबुन का सॉल्यूशन लिया है, सोप सॉल्यूशन लिया है बच्चों, है ना। पानी में बुलबुले बनते हैं साबुन डाल के इसमें। तो जैसे ही गैस इसमें जाएगी तो यहाँ पर तुमने फुलाए होंगे ना, ऐसे फूंक मार के बबल्स बनाते हैं हम ना, नहीं, तो ऐसे यहाँ पर बबल्स बनेंगे बच्चों, ये बबल्स। और बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो जो गैस आ रही है वही बबल बनाएगी बच्चों। तो ये जो बबल बन रहे हैं यहाँ पर, तो उनके अंदर हाइड्रोजन गैस है। अब हमें कैसे मालूम हाइड्रोजन गैस है या कौन सी गैस है भाई? कोई दिख तो रही नहीं है हमारे को, ना तो वो बोल रही है कि हम हाइड्रोजन हैं। तो इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर हम एक जलती हुई माचिस की तीली लें। ये जलती हुई माचिस की तीली हो गई, और एक बबल के पास लेके जाएं बच्चों। तो ये बबल में बहुत तेज धमाका टाइप का होगा। जैसे आप घर में गैस जलाते हो तो एक भक्क की आवाज़ आती है बच्चों ना, पॉप साउंड कहते हैं बच्चों।
तो ठीक है ना। तो जैसे ही आप माचिस की जलती हुई तीली को किसी भी बबल के पास लेके जाओगे तो एक फट की आवाज आएगी बच्चों, यानी जब ऐसा लगेगा जैसे कि हल्का सा धमाका हुआ बच्चों, है ना। तो ये पहचान है, हाइड्रोजन गैस की पहचान है बच्चों कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है। हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड, कोई पॉप म्यूजिक नहीं है बच्चों। पॉप का मतलब एक धमाके की आवाज के साथ ये जलती है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया होगा कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्रॉप वाइज यानी बूंद बूंद करके जब हम जिंक के ग्रेन्युल्स के ऊपर गिराते हैं तो एक गैस बनती है बच्चों। उस गैस को हम सोप सॉल्यूशन में ले गए बच्चों। किस में ले गए? वो गैस सीधी सोप सॉल्यूशन में जा रही है। जैसे ही वो सोप की सॉल्यूशन में जाएगी बच्चों तो वो बबल्स पैदा करेगी, बुलबुले पैदा करेगी बच्चों। वो जो बुलबुले पैदा होंगे यहाँ पर, वो बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। अब हमें ये पता करना है कि क्या हाइड्रोजन ही गैस है, तो उसके लिए हम एक जलती हुई माचिस की तीली उन बबल्स के पास लेके जाएंगे और अगर हमें एक एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई देती है, एक पॉप साउंड सुनाई देती है, फक्के की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है। तो ये केमिकल चेंज हुआ। मैंने बताया ना था केमिकल चेंज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों एक और होता है। अब ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी बच्चों। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कई बच्चों से मैंने पूछा कि कैल्शियम कार्बोनेट कभी देखा है? बोले नहीं सर, हमने नहीं देखा। अरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, चौक होती ना, तुम्हारे स्कूलों में चौक होती होगी बच्चों, तो वो चौक कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। जो मार्बल होता है, जो फर्श होता है हमारे यहाँ पर, वो मार्बल का फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है बच्चों। अगर हम इसको गर्म करें तो CO2 गैस निकलती है बच्चों। अभी हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न विद पॉप साउंड। अब ये CO2 गैस को कैसे पहचानेंगे? दोनों कलरलेस गैस होती हैं बच्चों। हाइड्रोजन भी कलरलेस होती है और ये भी कलरलेस होती है बच्चों। अब इसको कैसे पहचानेंगे? ना तो इसमें कोई कलर है ना ऑर्डर है ना। तो पहचानेंगे कैसे बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं, किस में पास करते हैं? लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अब बच्चे पूछते हैं सर ये लाइम वाटर क्या होता है? लाइम का मतलब लोग समझते हैं नींबू से रिलेटेड। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। लाइम वाटर क्या होता है? पानी में आप चूना डालो, भाई पुताई वाला जो चूना आता है ना, उसे पानी में डालो आप। तो आपने क्या काम करा, एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में आपने पानी रखा और इस पानी में आपने CO डाला बच्चों। क्या डाला? CO। ये कहलाता है, ये चूना होता है बच्चों, जिससे घरों में पुताइयाँ हुआ करती थी। आज भी तुम देखो सड़क के किनारों पर जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता तो चूना पड़ता है शायद, है ना। तो वो चूना यही होता है CO, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम इसका नाम है, ठीक है ना। क्विक लाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बच्चों, है ना। ये मॉइस्चर को हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। इसलिए बच्चों ये नालियों के किनारे डाला जाता है, जिससे नालियों से निकलने वाली जो बदबू है वो ये उसे एब्जॉर्ब कर ले, है ना। ऐसा नहीं कि सजावट का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता होगा, लेकिन बेसिकली साइंटिफिकली ये है। तो जब इसमें आपने पानी में डाला तो ये और पानी आपस में रिएक्शन करेंगे बच्चों। तो CO और पानी ये आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर बनेगा CaOH होल ट्वाइस। ये क्विक लाइम होता है बच्चों और ये कहलाता है स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम, ठीक है। तो ये पूरा पानी वाइट हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा बच्चों? वाइट, सफ़ेद रंग का हो जाएगा बच्चों। और मैंने बताया था इसमें हीट भी बहुत निकलती है, गर्म भी हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। अब इस पानी को जो वाइट कलर का बना, ये जो स्लेग्ड लाइम बना, इसे आपको बार बार फिल्टर करना बच्चों। एक बार फिल्टर, 2 बार फिल्टर, क्योंकि इसके अंदर ये स्लेग्ड लाइम इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है बच्चों? इनसॉल्युबल होता है बच्चों। तो ये बार बार आप इसे जब छानेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार जब फिल्टर करेंगे तो बच्चों आफ्टर मैनी फिल्ट्रेशन, बहुत बार फिल्ट्रेशन करने के बाद, आफ्टर मैनी फिल्ट्रेशन, बहुत बार फिल्टर करने के बाद हमें एक यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एक कलरलेस सॉल्यूशन। इसी को हम कहते हैं आपका क्या? लाइम वाटर। तो ये कलरलेस मिलेगा, तो इसी को हम लाइम वाटर कहते हैं बच्चों। और लाइम वाटर का फार्मूला भी CaOH होता है बच्चों। बस अंतर इतना है
कि इसमें CaOH की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर CaOH की मात्रा बहुत कम हो गई बच्चों, इसलिए कलरलेस हो गया बच्चों। तो ये है इसके अंदर CaOH उल्ट्राइज। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम इसमें लाइम वाटर में डालेंगे बच्चों, ये और ये आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे और ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी यही चौक जैसा वाइट पाउडर बनेगा बच्चों। तो ये जब बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे बच्चों ये, तो ये पूरा का पूरा जो कलरलेस है ये वाइट हो जाएगा, जैसे इसमें पानी में हमने चौक घोल दियो बच्चों। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है CO2 की। तो हमें ये बात याद होनी चाहिए कि H2 को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और CO2 को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। लाइम वाटर क्या होता है ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करके कोशिश करता हूँ कि बच्चों हमने पानी लिया, पानी में हमने क्विक लाइम डाला, क्विक लाइम और पानी आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके सिलिक लाइम बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। सिलिक लाइम को हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। चूना जो बुझ चुका, ठंडा हो चुका, उसे कहते हैं बच्चों। इसको हम बार बार फिल्टर करेंगे बच्चों। ये जो सिलेक्ट लाइम बना ये वाइट कलर का होगा, इसे हम बार बार फिल्टर करेंगे। एक बार छानो, 2 बार छानो, 3 बार छानो, 10 बार छानो, तब तक छानो जब तक ये कलरलेस नहीं हो जाए बच्चों। ये कहलाता है लाइम वाटर और लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, है वही सिलेक्ट लाइम ही है बच्चों। बस इतना अंतर है, ये कलरलेस हो गया। इसको हमने इतनी बार छाना कि ये कलरलेस हो गया बच्चों। अब होता क्या है कि जब हम CO2 को किसमें पास करते हैं बच्चों, जब हम इसको लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये जो लाइम वाटर अभी जो पानी जैसा दिख रहा होगा वो हमारा बाद में बिल्कुल दूध जैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा बच्चों। और अगर हम CO2 को एक्सेस में डाल दें, मतलब CO2 डालिए आपने, पहले वाइट हो गया बच्चों, थोड़ी और ज़्यादा CO2 डाल दोगे फिर से कलरलेस हो जाएगा। उसका कारण समझो आप। तो देखो CO2 और ये क्या है बच्चों, बताओ, लाइम वाटर। जब हमने CO2 को लाइम वाटर में डाला, किस में डाला बच्चों, लाइम वाटर में डाला, तुम्हें मालूम है कि लाइम वाटर कलरलेस होता है बच्चों, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे CaCO3। CaCO3 माने क्या होता है, चौक, चौक जैसा बनेगा। तो पूरा का पूरा लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्की हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो गया बच्चों, सफ़ेद हो गया बिल्कुल। क्यों हो गया सफ़ेद, क्योंकि CaCO3 बना। CaCO3 इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता बच्चों। अब ये पानी में नहीं घुलता तो ये बिल्कुल इसमें पूरे उसमें सफ़ेद रंग का हो जाएगा। आप बिल्कुल घर में भी कर सकते हो, चौक लेना, पानी में डालना, बिल्कुल पानी सफ़ेद हो जाएगा बच्चों। और अगर आपने CO2 और डाल दी, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में और CO2 डाल दी बच्चों इसी में, तो ये क्या होगा, ये दो तो बन चुके होते बच्चों, H2O प्लस ये बन चुका, ये तो बन गया था। अब इसको और अगर CO2 मिल जाए, इनको अगर और CO2 मिल जाए बच्चों, तो ये CO2 और ये सब आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर बनाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट और CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आप देखो यहाँ पर तो जब हमने लाइम वाटर में थोड़ी सी CO2 डाली तो ये CO2 ये आपस में रिएक्शन कर गए और इन्होंने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल है, यानी ये घुलेगा नहीं, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा बच्चों। अब अगर मान लीजिए तुमने और CO2 डाली तो ये तो पहले से बन चुका था, और CO2 डालोगे तो ये बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है, जैसे पानी में चीनी सॉल्युबल होती है, जैसे पानी में नमक सॉल्युबल होता है, उसी तरह से ये भी सॉल्युबल होता है। और जब ये सॉल्युबल होगा तो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो वो कलरलेस फिर से हो जाएगा बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में CO2 के बारे में। तो ये ध्यान रखना, CO2 जब लिमिटेड मात्रा में लाइम वाटर में डाली जाती है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और जब एक्सेस में डाली जाती है बच्चों तो फिर हमारा लाइम वाटर कलरलेस हो जाता है। ये क्यों होता है, अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने लिमिटेड मात्रा में CO2 को डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना विच इज इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है बच्चों, वो पानी में तैरता रहता है ऊपर से नीचे तक सफ़ेद रंग का, और पानी सफ़ेद हो गया बच्चों। जब आपने एक्सेस डाला तो वही कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए वो गायब हो जाता है बच्चों, और पानी फिर से कलरलेस हो जाता है बच्चों। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों
मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बटन में बताइए आपको कितना समझ में आया। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। थैंक यू।